ओके, म्यूनसिपैलिटी हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने बात की थी कि 3 इसके डिविजन्स फर्दर हमें देखने को मिलती है। एक तो होती है नगर पंचायत, जहाँ पर छोटे एरिया जो होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि जो जैसे पेंडू एरिया है, अब वो मतलब आने वाले टाइम में हमें शहर बनते हुए दिख रहा है। दूसरा हमने बात की थी म्यूनसिपल काउंसिल, जहाँ पर छोटे शहर होते हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलती है म्यूनसिपल काउंसिल, और जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जैसे जलंधर है, जलंधर में आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन संभालना चैलेंज होता है, और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ का सिस्टम आपको काउंसिल देखने को मिलेगी इसकी, ठीक है। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ये किसके द्वारा सेटअप की गई थी? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। लेजिस्लेचर होता है लॉ मेकिंग बॉडी जो कानून बनाती है, ठीक है। तो विधानसभा जो है हमारी, उसने इसको गठित किया था बाय अ स्पेशल स्टैच्यूट। स्टैच्यूट का मतलब होता है कानून, एक स्पेशल कानून लाके इसको बनाया गया था। अगर मान लो कोई यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर अगर हमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखने को मिलेगी तो उसके लिए कानून यूनियन पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। तो जो स्टेट होती है एक मतलब इट इज़ अ सोल जज ऑफ विच सिटी शुड बी मेड अ कॉरपोरेशन टाउन। जो एक स्टेट होती है उसको कॉरपोरेशन टाउन वो जो बनाने का काम होता है वो स्टेट के द्वारा होता है, या यूं कहें कि किस एरिया को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर लेकर आना है ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कॉरपोरेशन फॉर्म ऑफ अर्बन गवर्नमेंट इज मेंट बिगर टाउन्स। तो कॉरपोरेशन का मतलब यही होता है कि जो बड़े एरिया होते हैं, बड़ा टाउन होता है, उसको हम कॉरपोरेशन के अंडर लेके आते हैं। और जो रूटीन की समस्याएं होती है वो इनके द्वारा देखी जाती है, क्योंकि ये बड़े टाउन होते हैं तो इनकी जो समस्याएं होती हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसके लिए हमें कॉरपोरेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम इसको नगर पंचायत या म्यूनसिपल काउंसिल नहीं बनाते हैं। एज इट इज़ सेटअप अंडर स्टैच्यूट पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो एक खास कानून के द्वारा इनको बनाया जाता है और पास किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। डिफरेंट स्टेट अप्लाई डिफरेंट क्राइटेरिया इन द सेटिंग अप ऑफ कॉरपोरेशन। तो जब इनको बनाया जाता है तो इनके लिए देखो कानून बनाने का अधिकार होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा रिजर्व होता है। तो अलग अलग पैमाने होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जब इनको बनाया जाता है। पंजाब में अगर बात करें कॉरपोरेशन की तो हमें 1976 से ही देखने को मिलती थी। ये पंजाब गवर्नमेंट ने 1976 से ही बना के रखी हुई थी। तो समय समय पे इसमें अमेंडमेंट भी होती रहती थी। और बात करें तो 10 सिटीज़ जो है इसके पंजाब में हैं जो कॉरपोरेशन के अंडर आती हैं। जैसे अमृतसर, बठिंडा, होशियारपुर, फगवाड़ा, जलंधर, लुधियाना, मोगा, पटियाला एंड पठानकोट और मोहाली। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर आपको कॉरपोरेशन देखने को मिलेगी। दैट मीन्स कि बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखने को मिलेगी या नगर पंचायत देखने को मिलेगी। तो क्योंकि ये मतलब बड़े एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ का जो प्रशासनिक काम होता है वो काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए यहाँ पर ही कॉरपोरेशन बनाई गई हैं। बाकी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट में कॉरपोरेशन नहीं बनाएगी। तो इसकी कॉम्पोजिशन कैसे होती है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है यानी कि इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं? तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होती है इसकी जो सबसे बड़ी बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं कौंसिल। कौंसिल का मतलब हिंदी पंजाबी में होता है सभा, जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों का समूह जो होता है उसको हम सभा बोलते हैं। तो इसको सुप्रीम बॉडी बोलते हैं। सुप्रीम बॉडी मतलब सबसे बड़ी जो बॉडी होती है, कौंसिल इसकी सबसे बड़ी बॉडी होती है। जो भी इसके सदस्य होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड का मतलब जो इलेक्ट किए गए हैं, इलेक्शंस के द्वारा आए हैं और काउंसिल के सदस्य बने हैं। मेंबर आर इलेक्टेड बाय पीपल, और लोगों द्वारा ये चुने जाते हैं। किस तरीके से चुने जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि काउंसलर के इलेक्शंस होते हैं और लोगों के द्वारा इनको वोट किया जाता है। मेंबर ऑफ काउंसिल आर कॉल्ड काउंसलर, और जो भी काउंसिल के मेंबर होते हैं हम उनको बोलते हैं काउंसलर। तो जो भी शहर में रहते हैं, बड़े शहरों में, उनको पता है कि उनके एरिया में काउंसलर में उन्हें देखने को मिलते हैं। तो
ये मतलब फिक्स टाइम पीरियड के लिए इनको चुना जाता है। जैसे कि पता है आपको, इनका जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टाउन इज डिवाइडेड इनटू मैनी वार्ड्स। तो क्योंकि जो काउंसलर होते हैं एक खास एरिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे शहर को रिप्रेजेंट नहीं करते। और जहाँ जिस एरिया को ये रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको बोलते हैं हल्का। और उस क्योंकि हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ख़त्म करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि पूरे जो कॉरपोरेशन है उसको आगे डिवाइड कर देते हैं वार्ड्स में। तो वार्ड्स में हम जितने वार्ड्स बनाएंगे उतने हमें काउंसलर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जो कॉरपोरेशन है यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का सिस्टम भी देखने को मिलेगा। जो काउंसिल होगी वहाँ पर सीट्स रिजर्व्ड होती हैं किन के लिए? शेड्यूल्ड कास्ट वालों के लिए रिजर्व होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड होती है। शेड्यूल्ड कास्ट की जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए, शेड्यूल्ड कास्ट की जो टोटल सीट्स हैं उनकी 1/3 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। फिर बैकवर्ड कास्ट जो है, अदर बैकवर्ड कास्ट जो होती है उनके लिए भी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से सीट रिजर्व्ड होती हैं। पहले तो हमने देखा है कि SC ST BC और विमेन के लिए सीट रिजर्व्ड होती हैं। तो जो SC की सीट रिजर्व्ड होती है वो किस हिसाब से होती है कि स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उसी के अकॉर्डिंगली हर एक जो कॉरपोरेशन होगी वहाँ पर सीट्स रिजर्व्ड कर दी जाती हैं। तो उसमें से जो सीट रिजर्व की हैं, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट की जो सीट्स रिजर्व की होंगी, एग्जांपल के तौर पे अगर कहीं पे टोटल कॉरपोरेशन की 60 सीट्स हैं तो उसमें से 20 सीट्स जो होंगी वो रिजर्व कर दी जाएंगी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। अगर वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन होगी 1/3 वहाँ पे रिजर्व कर दी। अब ये जो 1/3 20 सीट्स रिजर्व की हैं, इसका जो 1/3 होगा वो सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी शेड्यूल्ड कास्ट की औरतों के लिए। यानी कि 20 जो SC के लिए रिजर्व की थी, इनमें से जो 1/3 होंगी, अप्रोक्सीमेट 7 जो सीट्स होंगी वो औरतों के लिए, SC लेडीज़ के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिलती है फीमेल के लिए। अगर मान लो किसी कॉरपोरेशन में टोटल 60 सीट्स हैं तो उसमें से 1/3 सीट्स जो होंगी वो ओवरऑल लेडीज़ के लिए रिजर्व होंगी। यानी कि कम से कम 60 में से 20 सीट्स सारी कैटेगरीज की लेडीज़ को मिला के रिजर्व्ड होंगी। OBC, जनरल, SC ST सभी को मिला के 20 सीट रिजर्व्ड कर दी जाती हैं, ऐसा कानून बोलता है। साथ ही साथ जो OBC कैटेगरी होती है उनके लिए भी सीट्स रिजर्व की जाती है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। जितनी OBC की पॉपुलेशन होगी उसी के अनुसार उनकी सीट्स रिजर्व की जाती हैं। तो जो काउंसिल होती है, काउंसिल में आपको जब चुनाव होते हैं तो वहाँ पर जो जीत के आते हैं उनको हम बोलते हैं काउंसलर। तो काउंसलर में सबसे बड़ा, जैसे MLA के इलेक्शन हुए तो हम वो जो जीती हुई पार्टी है उन्हीं में से एक को हम बनाते हैं CM। ऐसे ही जो काउंसलर होते हैं उन्हीं में से एक पार्टी जिसको मतलब मेजोरिटी वोट्स मिलती हैं तो उसको हम क्या करेंगे, उसको जो जीती हुई पार्टी है वो आपसी सहमति से उन्हीं एक काउंसलर में से एक को बना देंगे मेयर, या तो उसको मेयर ऑफ कॉरपोरेशन बोलते हैं। तो या तो उसको मेयर बोला जाता है या उसको बोला जाता है महापुर। तो महापुर ये शब्द ज़्यादा कॉमन नहीं है, मेयर ही आपको पता है कि कॉमन वर्ड है। तो इनको पॉलिटिकल हेड बोला जाता है कॉरपोरेशन का। और इनका जो पोजीशन होता है मेयर का बहुत ही डिग्निफाइड होता है, रिस्पेक्टफुल पोजीशन होती है हमारे देश में, आप सभी को पता ही है। और इनको शहर का पहला व्यक्ति माना जाता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट डिस्ट्रिक्ट। इनको अपनी डिस्ट्रिक्ट का पहला नागरिक माना जाता है। मेयर इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, 5 साल का इनका टेन्योर होता है। क्योंकि जैसे आपको पता है काउंसलर है तो उनका 5 साल का टेन्योर होता है, तो इनका भी 5 साल वही टेन्योर होता है अमंग द मेंबर्स। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी भी बोला जाता है इनको। फंक्शन क्या क्या होते हैं मेयर्स की, जीत गए, अब उसके बाद ये क्या करेंगे, जो भी काउंसिल की मीटिंग्स होंगी जिसमें सारे काउंसलर होंगे वो सारी मीटिंग्स को ये करेंगे प्रिसाइड। यानी कि उस मीटिंग के जो हेड होंगे वो काउंसलर होंगे। ठीक है, पॉलिटिकल हेड होंगे काउंसलर। और ये साथ ही साथ गाइड करेंगे डेलिब्रेशंस को
और ये इनके पास इतना भी अधिकार होता है, अगर इनको लगता है कि किसी वक्त स्पेशल मीटिंग की ज़रूरत है तो ये स्पेशल कॉल करके स्पेशल मीटिंग भी बुला सकते हैं जब भी इनको लगता है कि नेसेसरी है। ही शैल हैव टू कॉल अ मीटिंग आल्सो व्हेन आस्क्ड बाय अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ काउंसलर। अगर जो टोटल काउंसलर हैं उनमें से कुछ एक मेजोरिटी जो बोलती है कि हमें एक स्पेशल मीटिंग चाहिए मेयर के साथ, तो तब भी ये स्पेशल मीटिंग करवा सकते हैं। और साथ ही ये उसमें क्या करेंगे, मीटिंग्स में रेगुलेट करते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस एट सच मीटिंग। जो भी उसमें कामकाज होते हैं उसमें उसकी ये मतलब अच्छे से निगरानी करते हैं। ही इज़ द प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉरपोरेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी एक स्टेट और एक कॉरपोरेशन के बीच में बातचीत होती है उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है मेयर का। और उसके बाद हम बात करेंगे ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव कॉरपोरेशन कमिश्नर। पहले हमने बात की है मेयर की, जो होते हैं पॉलिटिकल हेड। इसके बाद हम करेंगे कमिश्नर की। कमिश्नर जो होते हैं कॉरपोरेशन के, ये आईएएस ऑफिसर होते हैं और इनको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोल सकते हैं कॉरपोरेशन के। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होती है। इनकी जो सैलरी होगी वो कहाँ से आती है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो फंड होता है ना, म्यूनसिपल फंड होता है, उसमें से इनको सैलरी आती है। और इनकी जो सैलरी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड की जाती है। आगे हम देखेंगे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर होते हैं, जो प्रशासकीय काम देखते हैं, उनके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो सिंपल सा बोला है तो सारे कामकाज इन्हीं के द्वारा देखे जाते हैं। परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज कन्फर्ड अपॉन हिम अंडर द एक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर द कॉरपोरेशन। तो जो कानून है उसके तहत जो भी इनको जिम्मेवारियां दी गई हैं उन सभी जिम्मेवारियों को ये निभाते हैं। काउंसिल ऑफ द कॉरपोरेशन इज द लेजिस्लेटिव बॉडी। तो जो हमने पहले बात की थी ना काउंसिल की, जिसमें सारे काउंसलर बैठते हैं, तो वो तो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी कि वो एक कानूनी बॉडी है, ठीक है। इट लेज डाउन पॉलिसीज फॉर द सिविक गवर्नेंस ऑफ द सिटी। तो ये मतलब अपनी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भी पॉलिसीज होती है वो इनके द्वारा निर्धारित की जाती है। देन ये जो कमिश्नर होते हैं आईएएस ऑफिसर इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है मेयर के द्वारा, मेयर की टीम के द्वारा, काउंसलर और मेयर के द्वारा जो भी नियम लेके आए जाते हैं, इनका जो कमिश्नर का काम होगा उनको इम्प्लीमेंट करवाना होता है, ठीक है, लागू करवाना इनका काम होता है ही। और जो भी काउंसलर्स की मीटिंग्स होती हैं ये वो वाली मीटिंग्स को अटेंड भी कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी शिरकत दिखा सकते हैं, मगर इनके पास वोट करने का अधिकार नहीं होता। और इन द काउंसिल ही एक्ट्स एज अ स्पोक्समैन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रशासन की तरफ से स्पोक्स पर्सन होते हैं। जो भी जिम्मेवारियां होती हैं उनकी जवाबदेही प्रशासन की इनके ऊपर होती है। और म्यूनसिपल का जो प्रशासन होता है हायरार्की में, इनकी जो पोजीशन होती है, पोस्ट होती है, वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। ही इज़ द कस्टडियन ऑफ ऑल म्यूनसिपल रिकॉर्ड्स। जो भी म्यूनसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे इनके ही अंडर, इन्हीं की निगरानी में रखे जाते हैं। साथ ही साथ इनका जो काम है वो ये है कि जो बजट प्रिपेयर होता है वो इनके द्वारा होता है। बजट का जो एस्टीमेट होता है वो भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। प्लेसेस देम बिफोर द काउंसिल। तो जो काउंसिल है यानी कि जो काउंसलर्स हैं सभी, उन्हीं के उनके सामने बजट इनके द्वारा पेश किया जाता है एज हेड ऑफ द म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो जो म्यूनसिपल की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, प्रशासकीय मशीनरी है, ही डिस्ट्रीब्यूट एंटायर ऑफिस वर्क अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके सारे काम काज इन्हीं के द्वारा आगे बांटे जाते हैं। दस म्यूनसिपल कमिश्नर इज एंट्रस्टेड विद अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो म्यूनसिपल कमिश्नर होता है उसके बहुत सारे कामकाज होते हैं डेली रूटीन में जो प्रशासन से जुड़े हुए होते हैं। तो यहीं पर हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। इनके फंक्शंस है साथ में, ये भी हम कर लेते हैं, ठीक है,
कि क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। तो ओब्लिगेटरी एंड डिस्क्रिशनरी, कुछ इनके मतलब दायित्व होते हैं और कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें इनके जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की पावर होंगी, ठीक है, उनको बिल्कुल भी आगे नहीं बांटा जा सकता। यानी कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो डिस्क्रिशनरी होती हैं, स्वैच्छिक शक्तियाँ, तो उनका इस्तेमाल बिल्कुल इन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि इनके जो फंक्शन होते हैं, होते हैं, हम उनको दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं ऑब्लिगेटरी और दूसरे होते हैं डिस्क्रिशनरी। तो ऑब्लिगेटरी में आ जाएगा सप्लाई ऑफ होलसम वाटर एंड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर वर्क, ऐसे काम आ जाएंगे। देन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ जाएगा, जो भी रोड्स वगैरह होते हैं उनका ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन जो चलती है किसी शहर में उनको मेंटेन करना, उनको नाम देना, नंबरिंग देना, जो भी मोहल्ले होते हैं, गलियां होती हैं, ये सभी इन्हीं के अंडर आ जाएगा। देन जो भी लाइट्स का प्रबंध करना मोहल्लों में, वाटरिंग का, क्लीनिंग ऑफ पब्लिक स्ट्रीट, मोहल्लों की सफाइयाँ करना, देन जो भी गंदगी वगैरह पड़ती है उसको सफाई करना, जो भी नदियाँ नाले होते हैं उनकी सफाई अच्छे से करना, जो भी गिरने वाली बिल्डिंग्स होती हैं या डेंजर जोन में बिल्डिंग होती हैं उनको मतलब उनके बारे में रिकॉर्ड रखना कि ये मतलब डेंजर जोन वाली बिल्डिंग्स है, ये कभी भी गिर सकती हैं। देन रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्शन इन और अपॉन स्ट्रीट एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, इस्टेब्लिशमेंट करना और उनको मेंटेन करना। हॉस्पिटल्स हो गए, बच्चों के लिए जो भी वेलफेयर स्कीम्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से चलती हैं वो पहुंचाना। देन जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं किसी भी अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो उनका अच्छे से मतलब निगरानी में रखना। अगर कोई इंजेक्शन लगता है बच्चों को तो वो भी इन्हीं के द्वारा लगवाया जाता है। इनके एरिया में कितने लोगों का बर्थ हुआ, कितनों की डेथ हुई, ये सारे रिकॉर्ड रखने। देन प्रोविजन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, देन फायर ब्रिगेड, पब्लिकेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड रिटर्न ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन। ये सारे जो काम हैं ये सारे आए थे ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, ठीक है, जो इनका दायित्व होता है। अब दूसरा आ जाएगा डिस्क्रिशनरी फंक्शन। डिस्क्रिशनरी फंक्शन मतलब स्वैच्छिक शक्तियाँ जो इन्हीं के द्वारा ही सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे पब्लिक पार्क हो गए, गार्डन्स वगैरह, लाइब्रेरी, म्यूजियम, थिएटर, अखाड़ा वगैरह का ख्याल रखना। पब्लिक हाउस होते हैं जो कॉमन हाउस बोलते हैं। देन प्लांटिंग एंड केयर ऑफ ट्रीज, पौधारोपण करना। रोड साइड एंड एल्सवेयर, सड़कों पे जो हम देखते हैं ना साइडों पे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं तो वो भी कॉरपोरेशन के अंडर आ जाते हैं। रिलीफ टू डेस्टिट्यूट एंड डिसेबल्ड पर्सन, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की शारीरिक डिसेबिलिटी के कारण कुछ कमी है उसमें तो उसका भी ये ख्याल रखते हैं, उसको स्पेशल जो भी स्कीम्स होती हैं उन तक पहुंचाते हैं। देन एनिमल्स जो होते हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है। प्लेइंग ऑफ म्यूजिक फॉर पीपल, सिविक रिसेप्शन ऑफ वीआईपीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, सर्वे किया जाता है बिल्डिंग्स का, लैंड्स का, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फेयर एंड एग्जीबिशंस, वो भी इनके द्वारा ही चलती हैं। देन आगे आ जाएगा कि इनकी इनकम के सोर्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो टैक्स इनके द्वारा कलेक्ट किया जाता है। जैसे सोर्स ऑफ इनकम फर्स्ट आ जाएगा टैक्स सोर्सेज, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा, रेमुनरेटिव एंटरप्राइजेस, ग्रांट इन एड्स, ये इनके वो जरिए है जिनके द्वारा इनको पैसा आता है। तो आगे देख सकते हो कहाँ कहाँ से इनको पैसा आता है। कॉरपोरेशन इज जनरली एम्पावर्ड टू लेवी द फॉलोइंग टैक्सेस, मतलब कॉरपोरेशन के पास इतना अधिकार होता है कि ये जो लिखे हुए हैं ये टैक्स वो लगा सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स ऑन व्हीकल्स, जो आपके व्हीकल्स होते हैं उसके ऊपर, जानवर रखने के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। थिएटर टैक्स लग सकता है, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, प्रोफेशन टैक्स, एजुकेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन कंजम्पशन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, betterment tax on increase in urban land value caused by the execution of any development or improvement work। तो ये वाले ज़रिए हैं जिनके द्वारा ये टैक्स इकट्ठे कर सकते हैं। सो हियर वी एंड द लेक्चर।